एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे हम मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के स्टेटहुड डे, क्योंकि आज ही के दिन 21 जनवरी को 1972 में इन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। किसे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, पहले हम इसको सीखते हैं, उसके बाद बाकी की बातों को डिस्कस करेंगे। तो ऑन जनवरी 21, the northeastern state Manipur, Meghalaya and Tripura celebrated their statehood day। तो आज के दिन ये तीनों राज्य जो हैं अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज के दिन इनको राज्य का दर्जा दिया गया था। अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 के अंतर्गत 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का स्टेटस दिया था। इसके पहले क्या ये भारत के हिस्से नहीं थे? तो बिल्कुल भारत के हिस्से थे, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी थे। बाद में 1972 में इन्हें राज्य का हिस्सा बनाया गया, राज्य का स्टेटस दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, ठीक है ना। मणिपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। तो मणिपुर के राजा कौन थे? बोधचंद्र सिंह थे, और उनके साथ हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था 1947 में। 1947 में, और कहा था कि आप अपने राज्य को अपने तरीके से रूल कर सकते हैं, चला सकते हैं, मतलब इंटरनल ऑटोनॉमी आपकी मणिपुर राज्य में रहेगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या है, राजा को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ी, और जो पब्लिक का प्रेशर उन पे बढ़ने लगा, क्योंकि पब्लिक वहाँ की जो थी वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहती थी। इसलिए मणिपुर का मतलब भारत का एक हिस्सा आप मणिपुर को देखेंगे कि यहाँ पर पहले इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। आप सभी को पता है हमारे देश में आज़ादी के बाद पहले जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो 1951-52 में होते हैं, लेकिन मणिपुर में जो इलेक्शन होते हैं वो 1948-49 में कंडक्ट कराए जाते हैं। विद दिस मणिपुर बिकेम द फर्स्ट इंडियन रीजन टू होल्ड द इलेक्शन। ठीक है, अब इलेक्शन कंडक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर असेंबली का फॉर्मेशन होता है, और वो असेंबली भी जो है वो राजा के खिलाफ हो जाती है। तो अगर आपको रूल करना है तो लोगों का बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रपोजल भेजते हैं महाराजा, मणिपुर के राजा इंडियन गवर्नमेंट के पास, और इंडियन गवर्नमेंट 1949 में मर्जर पर साइन करती है। बाय 1949 द इंडियन गवर्नमेंट साइन अ मर्जर एग्रीमेंट विद द महाराजा ऑफ मणिपुर। और फिर 1949 से लेकर 1972 तक मणिपुर जो है वो हमारे देश की एक यूनियन टेरिटरी होती है, और उसके बाद इसे राज्य का स्टेटस 1972 में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे राज्य का स्टेटस 1972 में दिया जाता है। तो ये मणिपुर की कहानी थी। मणिपुर के बाद आते हैं हम मेघालय के बारे में। तो मेघालय आप देखेंगे असम से अलग होकर मेघालय का फॉर्मेशन हुआ है, और असम मेघालय में बेसिकली 3 रीजन थे जहाँ पे गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स थे। तो गारो, खासी, जैंतिया जो मेजर ट्राइब हैं वो भी आपको मेघालय के रीजन में देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं गारो, खासी और जैंतिया हिल्स का जो रीजन है, इसके बाद यहाँ पर मेघालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो Meghalaya comprises 3 main regions called the Khasi Hill, Garo Hill and Jaintia Hill. The ruler of Garo and Khasi joined the India in 1947. फिर असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 के अंतर्गत असम का एक सब स्टेट जो है वो मेघालय को बनाया जाता है, और इसको शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। हम सभी जानते हैं जो शेड्यूल नंबर का 6 है हमारा, अनुसूची नंबर 6, उसमें जो ट्राइबल एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी ऑटोनॉमी पे चर्चा की गई है। उसके बाद 1972 में मेघालय को जो है वो एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर हम त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं तो त्रिपुरा हमारा एक स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है ना, उसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब आज़ादी के बाद हुआ क्या था, त्रिपुरा के जो राजा थे वो मर्जर के बाद, जब हमारा मतलब मर्जर हुआ था आज़ादी के बाद, आप समझिएगा त्रिपुरा का क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो कुछ समय बाद ही त्रिपुरा के जो राजा थे उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। और त्रिपुरा के जो अंतिम रूलर होते हैं, लास्ट किंग होते हैं, उनका नाम होता है वीर विक्रम। क्या नाम होता है इनका? वीर विक्रम होता है, जो गद्दी पे बैठे हुए होते हैं, और आज़ादी के बाद ही इनका क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो इनकी जो वाइफ होती है, इनकी जो विडो वाइफ होती है कंचन प्रभा, वो शासन संभालती है, वो गद्दी पर बैठती हैं, त्रिपुरा में राज करती हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 15 नवंबर 1949 को यहाँ पर एज अ यूटी इंडिया में मर्जर कर लिया जाता है त्रिपुरा का, और फिर 1972 में त्रिपुरा को जो है वो एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। तो आज के दिन त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन तीनों राज्य को जो है वो आपका राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, इसलिए हम आज यहाँ पर स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
क्लियर। चलिए अब आगे की बातें हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लगभग 11,000 जो है वो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज है वो 25 और कुछ पोस्ट में 27 एज मांगी है, आप देख लीजिएगा उसको और तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एसएससी का जो कोर्स है ना वो परचम के एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, तो आप परचम के एप्लीकेशन से हमारा एसएससी जीए कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप पूजा 10 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के करेंट अफेयर्स। सबसे पहली बात है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जिसको हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कहते हैं, ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, या फिर प्रधानमंत्री आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम चल रही है, तो उन सारी स्कीम को रन करने के लिए जो एपेक्स बॉडी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी को सिलेक्ट किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर या फिर फर्दर ऑर्डर तक, अगर अगले ऑर्डर तक प्रवीण शर्मा जी जो है वो डायरेक्टर रहेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये अवार्ड जो है वो डॉक्टर संदूक र्यूट को दिया गया है बहरीन में। और ये जो डॉक्टर संदूक हैं वो एक नेपाल के रहने वाले व्यक्ति हैं, और नेपाल में किस प्रोफेशन में है या क्या काम करते हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। अब ये वर्ड क्या होता है, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो न्यूज़ क्या है हमारे पास, मानवता की सेवा के लिए बहरीन में ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी किसे दिया गया है, डॉक्टर संदूक र्यूट को दिया गया है। तो डॉक्टर संदूक र्यूट कन्फर्ड विद द बहरीन्स ISA अवार्ड फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने, जो कैटरेक्ट होती है ना, मतलब जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। बहुत सारे लोगों की जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको आई से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उन लोगों की मदद की है। बहुत सारे कैंप इन्होंने रन करके उनकी सेवा की है, सर्जरी की है, और एक को फाउंडर भी हैं हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के। इसलिए डॉक्टर संदूक र्यूट को बहरीन का ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी दिया गया है। और एक नेपाल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। अभी क्या होता है, स्टडी होती है, एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, जिसमें आप स्टडी करते हैं ट्रीटमेंट की आइज से लेके जो भी डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर संदूक को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2007 में, रमन मैग्नेसिस अवार्ड 2006 में और पद्मश्री अवार्ड 2018 में दिया जा चुका है। ओके, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है जननी रामचंद्रन। आप इनकी फोटो देख सकते हैं। और जननी रामचंद्रन जो है वो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट LGBTQ वीमेन ऑफ कलर टू टेक द ओथ ऑफ ऑकलैंड सिटी काउंसिल इन द US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। तो अमेरिका राज्य के कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में ओथ लेने वाली, सिटी काउंसलर के रूप में ओथ लेने वाली पहली यंगेस्ट एंड द फर्स्ट LGBT कम्युनिटी की वीमेन महिला कौन बन गई है, तो आंसर हो जाएगा जननी रामचंद्रन। जननी रामचंद्रन, ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा ब्रेक MS धोनीज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट 6 इन द ODI इन इंडिया। तो जो वनडे इंटरनेशनल होते हैं उसमें सबसे अधिक 6 लगाने का रिकॉर्ड MS धोनी के पास था, महेंद्र सिंह धोनी जी के पास था। उन्होंने ODI में, वनडे इंटरनेशनल में 123 6 लगाए थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड ब्रेक किसने कर दिया है, रोहित शर्मा ने कर दिया है। और रोहित शर्मा ने जो राजीव गांधी स्टेडियम है हैदराबाद में, वहाँ पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 लगाए और MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सबसे अधिक 6 ODI में किसने लगा दिए हैं, रोहित शर्मा ने। कितने हैं टोटल, 125 है, ठीक है। सो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा जो है वो सबसे ज़्यादा 6 हिट करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, और इन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में, ठीक है। अभी तक केवल 2 ही ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने ODI में 100 के ऊपर 6 हिट किए हैं, तो MS धोनी है और रोहित शर्मा है। थर्ड नंबर पे आप युवराज जी का नाम देखेंगे जिन्होंने 71 6 लगाए हैं। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं हम, जिनका नाम है
अरुणा मिलर। अब यहाँ यूएसए में आप देखेंगे, ये तो आपका कैलिफोर्निया का रीजन यहाँ पर जो है ऑकलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी जन्नी रामचंद्रन की। वैसे यूएसए में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ है मैरीलैंड, ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गई है? अरुणा मिलर बन गई हैं, ठीक है। सो अरुणा मिलर बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। तो मैरीलैंड की पहली इंडियन अमेरिकन कौन बन गई है? अरुणा मिलर बन गई है। और ये हैदराबाद, भारत के हैदराबाद इनका बर्थ प्लेस है, तो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। 2000 में इनको सिटीजनशिप मिल गई थी यूएसए की, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो यूएसए माइग्रेट हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। अरुणा मिलर जो है वो 10th नंबर की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है मैरीलैंड की, और पहली इंडियन अमेरिकन है। और जब ओथ ली जाती ना, शपथ ली जाती, तो उन्होंने भगवत गीता पे हाथ रख के जो है वो शपथ ली थी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक ज़्यादा है। भरतनाट्यम डांसर गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन पास्ड अवे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि रिसेंटली लक्ष्मी विश्वनाथन जी का निधन हो गया है, वो किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थी? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो भरतनाट्यम है, ठीक है। तो भरतनाट्यम नृत्यांगना गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन जी का निधन हो गया 78 की एज में, ठीक है। इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, कलाई ममानी अवार्ड जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें दिया गया था। अब डांसर होने के साथ साथ, भरतनाट्यम करने के साथ साथ एक बहुत अच्छी राइटर भी रही है, और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। और एक जो सबसे मतलब फेमस इनकी जो बुक है वो उन्होंने एम.एस. सुब्बलक्ष्मी पे लिखी हुई है, बायोग्राफी ऑफ एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कौन है? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है वो एक सिंगर थी, एक गायिका थी, और कर्नाटक का सिंगर थी ये, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। और पहली भारतीय महिला या पहली ऐसी सिंगर जिनको भारत रत्न दिया गया था वो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी, और इन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया था। तो इनकी बायोग्राफी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की बायोग्राफी जो है वो लक्ष्मी विश्वनाथन ने लिखी थी। तो ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। तो इन्होंने कई सारी बुक लिखी है, जैसे कि कुंजमा, कुंजमा जो है वो बायोग्राफी है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की। वीमेन ऑफ प्राइड, द देवदासी हेरिटेज, फिर है कपिलेश्वरा टेम्पल एंड द भरतनाट्यम द तमिल हेरिटेज। ये सारी बुक्स जो हैं वो लक्ष्मी विश्वनाथन ने लिखी हैं, जो कि भरतनाट्यम डांसर थी, और इनका निधन हो गया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं एक देश के बारे में। उस देश का नाम है गाम्बिया, ठीक है। अब गाम्बिया कहाँ है? अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप सेनेगल के नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा देश दिख रहा है जिसका नाम है गाम्बिया। कुछ इस तरीके से आपको ये गाम्बिया पूरा देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल है बैंजुल, ठीक है। और दलासी यहाँ पे करेंसी चलती है। अब गाम्बिया के जो प्रेसिडेंट है वो है अडामा बैरो। अडामा बैरो जो है वो गाम्बिया के प्रेसिडेंट है। और गाम्बिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, इसलिए वो भारत आए हुए थे अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन इनका निधन भारत में हो गया है। तो कौन थे वो, जरा देख लेते हैं। बडारा आलियूजूफ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन इंडिया। तो बदारा आलियूजोफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु भारत में हो गई है? तो आंसर हो जाएगा गाम्बिया के थे। अभी 2022 में ही वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इसके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो गाम्बिया के। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। तो ये तो हो गए सारे वो पर्सन्स जो न्यूज़ में थे किसी न किसी रीज़न से। अब हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें देखनी है, आइए एक एक करके देखते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिएगा जो MPL होता है ना, मोबाइल प्रीमियर लीग, उनके द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट इशू की गई थी, इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। और उन्होंने बताया इस रिपोर्ट में कि टॉप डेस्टिनेशन जहाँ के लोग सबसे अधिक मोबाइल गेम खेलते हैं, वो अभी कौन सा गेम खेलते हैं? लूडो खेलते हैं, ठीक है। वो कौन सा स्टेट बन गया है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स। इसके बाद महाराष्ट्र है, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। अगर सबसे अधिक मात्रा में जो इंक्रीमेंट हुआ है गेमर्स की संख्या में, वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 2021 के कंपैरिजन में 2022 में ज़्यादा मोबाइल गेमर्स बने हैं।
ऐसी हमको इस रिपोर्ट से जानकारी मिलती है। और वो भी कौन सा गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं, जो हम बचपन में खेला करते थे। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी भारत में जो गेमिंग का मार्केट है वो $2.6 बिलियन का है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, बट 2027 तक की जो गेमिंग का मार्केट है भारत में वो $8.6 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो नंबर ऑफ गेमिंग कंपनीज जो भारत में है वो 900 प्लस है, और अभी लगभग 507 मिलियन जो है नंबर ऑफ गेमर्स हैं इंडिया में। सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और 2025 तक ये आंकड़ा जो है वो 700 पहुंच जाएगा, मिलियंस की बात हो रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पे TCS Infosys रैंक अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड्स ग्लोबली। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है किसने की है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग फॉर 2023। 4 भारतीय कंपनी जो है वो टॉप 10 में शामिल हुई हैं और मोस्ट प्रीशियस IT सर्विसेज ब्रांड बन गई हैं, ठीक है। जिसमें सेकेंड नंबर पे हमारी TCS है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे असेंचर है, सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे TCS है, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर इन्फोसिस है, और भारत की अगली कंपनी HCL है जिसकी रैंकिंग 8वें नंबर पे, और विप्रो की रैंकिंग जो है वो 9 नंबर पे। तो ये जो ये 4 जो कंपनी है ये टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई हैं और मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड बन गई हैं। कौन कौन सी, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, लेकिन टॉप पर कौन है, टॉप पर असेंचर है, ओके। और IBM जो है इसकी रैंकिंग 4th नंबर पे है। अब ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। So India produces record over 5,000 lakh metric ton of sugarcane in the sugar season 2021-2022। तो बाकी न्यूज़ हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो फिलहाल मेरे क्वेश्चन का आंसर आप करो। ये जो शुगर केन है मतलब गन्ना, ठीक है ना। तो शुगर केन क्या है, क्या है मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन समझिए, जैसे कि आलू सबको पसंद होता है, पोटैटो या आलू क्या होता है, एक स्टेम होती है, राइट। आपका अनियन वो भी क्या होती है, एक स्टेम होती है, राइट। अगर हम बात करते हैं बैम्बू के बारे में, बांस का पेड़, वो एक क्या है, घास है, वो ग्रास है। वैसे ही ये जो है गन्ना, वो क्या है, गन्ना क्या है, आप मुझे ये बात कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो अब हम वापस न्यूज़ पे आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है शुगर केन का इन द शुगर सीजन 2021-2022, और भारत में 5,000 लाख मेट्रिक टन जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस की गई है। और इस 5 लाख मेट्रिक टन जब हमने शुगर केन को प्रोड्यूस किया है तो भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बन गया है शुगर का, ठीक है। तो भारत क्या है, याद रखेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है जो कि शुगर केन से शुगर बनाता है और बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम भी करता है। हमारे देश में मिठाइयाँ बड़ी पसंद होती हैं, तो शुगर को कंज्यूम करने वाला भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में भारत सेकेंड नंबर पे है, एक्सपोर्ट के मामले में भारत सेकेंड नंबर पे। सबसे अधिक मात्रा में शुगर को जो एक्सपोर्ट करता है वो ब्राज़ील करता है, क्लियर है। तो अक्टूबर 2021 या इस सीजन 2021-22 के अकॉर्डिंग भारत ने 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया है। भारत वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है शुगर का, सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर है। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे एक्सपोर्ट करता है शुगर को। अब यहाँ पर डेटा और दिया गया है कि जो 3,574 लाख मेट्रिक टन जो शुगर केन था, उससे 394 लाख मेट्रिक टन को शुगर का प्रोडक्शन किया है, क्योंकि गन्ने से ही तो आपका शक्कर का फॉर्मेशन किया जाता है। और 36 जो लाख मेट्रिक टन शुगर है उसका यूज एथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा पब्लिश किया गया। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं मानती हूँ वो इस न्यूज़ को मानती हूँ, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1। कई सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो 26 जनवरी आने वाली है, इसलिए क्योंकि 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन है। तो रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, फतेह अल सीसी, ठीक है। वो हमारे चीफ गेस्ट है 26 जनवरी अभी 2023 का जो रिपब्लिक डे आने वाला है उसमें। और ये जो साइक्लोन एक्सरसाइज है ये भारत और इजिप्ट के बीच में होने वाली पहली ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो इसलिए अपने आप में खास हो जाती है।
द इंडियन एंड इजिप्टियन आर्मी आर टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1, जो कि जैसलमेर राजस्थान में कराई जाएगी और ये 14 दिन तक 14 डेज तक चलने वाली एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन किन दो देशों की आर्मी के बीच में होगी? तो आंसर हो जाएगा इंडिया और इजिप्ट के बीच में। कितने दिनों तक चलेगी? 14 डेज तक चलेगी। कहाँ पर आयोजित हो रही है? जैसलमेर और राजस्थान में हो रही है। कौन सा एडिशन है? तो ये पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो आर्मी है उनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़े, ट्रस्ट को बिल्ड करना बेसिकली कंट्री के बीच में, इसका एम है एक्सरसाइज का। अब इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन पर थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया ने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हमारे चीफ गेस्ट के रूप में 2023 के रिपब्लिक डे पर, पहली चीज़। इसके अलावा 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया और इजिप्ट के डिप्लोमेटिक रिलेशन के, उसकी एनिवर्सरी भी हमने मनाई है। फिर एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर जो है वो भी इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इंडिया और इजिप्ट मिलके हेलेने 300 को ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहे हैं और भारत और इजिप्ट के बीच का जो ट्रेड है ना वो $7.26 बिलियन था 2021 में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। अगली बात हो रही है प्रोजेक्ट 75। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं। 5th कलवरी क्लास सबमरीन बाजीर इंडक्टेड इनटू नेवी, 5वीं कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी बागीर को नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 5th कलबरी क्लास की सबमरीन है। सबमरीन पानी के अंदर रहती है, ये बात हमें पता है, जिसका नाम क्या है? बागीर। और इसको 23 जनवरी को 23 जनवरी 2023 को ये इंडियन नेवी को दिया जाएगी, मतलब इंडियन नेवी को कमीशन कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट 75 जो था ना, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हमको छः कलबरी क्लास की सबमरीन को डिज़ाइन करना था। उनमें से 5वीं सबमरीन कौन है? बागीर है, जिसको इंडियन नेवी को कमीशन किया जा रहा है 23 जनवरी को। ये जो 6 हमारी सबमरीन है कलबरी क्लास की, इनको मैन्युफैक्चर करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, या वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहा था? मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई, फ्रांस की मदद से इनको मैन्युफैक्चर कर रहा था। किसकी मदद से? तो याद रखेंगे, फ्रांस की मदद से इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। ठीक है, चीफ जो नेवी चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, वो इस इवेंट को एज अ चीफ गेस्ट अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, पहली जो 4 कलबरी क्लास की सबमरीन है वो ऑलरेडी इंडियन नेवी को कमीशन की जा चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर होता है ना, हमारे डिफेंस में जो भी हमारे युद्धपोत होते हैं या आईएनएस, हमारे जो क्राफ्ट्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे कि आईएनएस विक्रांत को आपने लॉन्च किया, उसने अपनी सर्विसेज खत्म की, वो रिटायर हुआ, फिर उसको डिसमेंटल करके हम दूसरा जहाज बनाएंगे और उसको भी आईएनएस विक्रांत नाम दे देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। ये जो आपका वागीर है, इसको 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया था और इसने 2001 तक हमारे देश को सेवाएं दी हैं। उसके बाद इसे डिकमीशन किया गया और वापस से इसी के नाम की एक सबमरीन को भी डिज़ाइन हमने कर लिया है। ठीक, कितनी चीज़ें। ये जो आपकी सबमरीन है बागीर, ये कैपेबल है अटैकिंग अंडर वाटर और ऑन द सरफेस विथ टॉर्पीडो एंड द ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हमारा एम था इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्ट करना 6 कलबरी क्लास की आपकी सबमरीन को विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, और इसके लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। 4 सबमरीन जो हम लॉन्च कर चुके हैं या कमीशन कर चुके हैं वो आईएनएस कलबरी, खंडेरी, करंज और बेला हैं, और 5वें नंबर की बागीर है। जबकि जो 6वें नंबर की सबमरीन है उसका नाम है आईएनएस बाक्सी, और इसका भी ओशियन का जो सी का ट्रायल है वो चल रहा है और बहुत जल्दी इसको भी कमीशन कर दिया जाएगा नेवी को। चलिए अगली बात करते हैं हम बात कर रहे हैं विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इवेंट टू बी हेल्ड इन IISF भोपाल। तो भोपाल का मैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्या बोला मैंने? साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? विज्ञानिका है। इसको मैनेट भोपाल में आयोजित किया जा रहा है 22 और 23 जनवरी को एज अ पार्ट ऑफ IISF के अंतर्गत। IISF क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता है, जिसका 8th एडिशन आयोजित किया जा रहा है भोपाल में। उसी के अंतर्गत विज्ञानिका का आयोजन किया गया। विज्ञानिका में साइंस के जरिए
आप मतलब डिफरेंट आर्ट फॉर्म जो होते हैं, जैसे कि कोई पोइट लिखता है, कोई गाना गाता है, ड्रामा है, डांस है, लेकिन आपको वो सब थीम क्या लेनी है, साइंस। तो साइंस के अप्रोच को बढ़ाना है, साइंस में इनोवेशन को आपको बढ़ाना है यूजिंग आर्ट, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं गैलीलियो पे एक ड्रामा कंडक्ट कराया जा रहा है यहाँ पे, और ये कौन सा एडिशन है, 8वां एडिशन है। क्लियर। अब ये इस फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी। थीम क्या है, मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रभा भारत के बारे में। सर्वनंदा सोनोवाल जी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवे एंड पोर्ट्स को संभालते हैं। उनके द्वारा भारत प्रभा की शुरुआत की गई है। भारत प्रभा की शुरुआत की गई है, इसका क्या उद्देश्य है कि हमारे देश में जितना भी ट्रेडिंग होती है पोर्ट्स के जरिए, चाहे वो रिवर पोर्ट हो या सी पोर्ट हो, उसको हाईलाइट करना है, उसको हाईलाइट करना है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस को बताना है। साथ ही जो जितने भी पोर्ट्स हैं उनको 2047 तक अपने प्लान को तैयार करना है, कैसे वो एक मेगा पोर्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवे एंड पोर्ट्स के द्वारा, मतलब सर्वनंदा सोनोवाल जी के द्वारा भारत प्रभा की शुरुआत की गई है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो मेनलैंड में लगभग 7500 किलोमीटर, यहाँ पूरा मिला लीजिए, तो ये हमारी कोस्टल बाउंड्री होती है, ठीक है। और यहाँ से हम इंटरनेशनल अपना ट्रेड रूट भी बनाते हैं। हमारे देश में 95% जो ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम और 65% जो ट्रेड है बाय वैल्यू, वो सी ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड का केवल 2% हम ग्लोबल ट्रेड करते हैं, और भारत की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो 44 रैंकिंग पे है। तो भारत अपने ट्रेड को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहता है और उसके सेक्टर में काम करने के लिए भारत प्रभा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर हैव बीन इंस्टॉल इन विच स्टेट। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर को कहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य में। रिन्यू पावर के द्वारा यहाँ पर भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर को लॉन्च किया गया है कर्नाटका में, ठीक है। ये जो जनरेटर है वो राउंड द क्लॉक जो इनिशिएटिव है उसका एक हिस्सा है, मतलब इसके ज़रिए आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बैटरी एनर्जी को स्टोर करने का सिस्टम में प्रोवाइड करता है। इससे जो हमारी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो सुमंत सिन्हा है जो कि चेयरमैन है रिन्यू पावर के, उनका कहना है कि जो भारत का लक्ष्य है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, ज़ीरो करना है, तो हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस एनर्जी टू पावर ओवर 1 मिलियन हाउस होल्ड इन द इंडिया एनुअली। चलिए अगली बात करते हैं आरबीआई की, एक छोटी सी रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे। आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें कहा है स्टेट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट सेट टू फॉल इन 2022-23। तो आरबीआई की रिपोर्ट में कहा है कि जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को अगर हम हिंदी में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, भारत सरकार को अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राइट। हम टैक्स पे करते हैं और दूसरी चीज़ों से जो है भारत सरकार को पैसा होता है, कोई ने ग्रांट कर दिया तो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो भारत सरकार का अपना कुछ एक रेवेन्यू होता है। लेकिन बहुत सारे खर्चे होते हैं, डिफरेंट स्कीम आपको रन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो एक्सपेंडिचर भी होता है। तो जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो तो आपका यहाँ पर जो है फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा आता है। अगर राजकोषीय घाटा कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छा आपका जो है वो इंडिकेशन होता है कि अगर राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट कम हो रहा है, मतलब वो राज्य, वो स्टेट एक हेल्दी कंडीशन में है, उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, डिफिसिट कम है, घाटा कम है, और वो आगे और अच्छे काम कर सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट है राज्यों का वो डिक्रीज हो रहा है। इन्होंने कहा है कि जो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट है वो 2022-23 में 3.4% रहेगा जीडीपी का, वहीं 2020 और 21 में जो फिजिकल डिफिसिट था वो जीडीपी का 4.1% था। ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात यहाँ आरबीआई की रिपोर्ट पे कही है कि स्टेट का जो डेट है, क्योंकि स्टेट जो है राज्य सरकार कई सारे उधार लेती हैं, है ना, अपने राज्य में काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो स्टेट का डेट है वो भी डिक्रीज हुआ है। 31.1% 2020-21 में था, वहीं जीडीपी का 29.5% यहाँ पे डेट 2022-23 में है। लेकिन अभी भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि
2018 में जो बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी बनी थी उनमें उन्होंने बताया था कि 20% से ज़्यादा राज्यों के पास डेट नहीं होना चाहिए जीडीपी का। तो अभी भी हम उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं है, अभी हमें उस पर काम करना है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है जब किसी राज्य को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है या फिजिकल डिफिसिट जैसे कम है, खर्चा कम है, तो उनको एक फंड भी क्रिएट करना चाहिए अपने इस कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सारी बातें आरबीआई की रिपोर्ट में कही गई हैं। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, 3 बातें हैं जो शॉर्ट में आपको करनी है। पहली चीज़ तो न्यूजीलैंड में अपकमिंग दिनों में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड के बारे में वापस से हम चर्चा करेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम है आर्डन जेसिंडा आर्डन, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया रिज़ाइन करने का या रेजिग्नेशन दे रही हैं। तो याद रखेंगे जेसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। अब बात करेंगे फिडे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। सो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? अस्ताना कजाकिस्तान में होगा और ये चैंपियनशिप जो है 7 अप्रैल से 1 मई 2023 के बीच में कजाकिस्तान में खेली जाएगी। एक और रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। इस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारत के मुकेश अंबानी की रैंकिंग 2nd नंबर पे है। भारत के मुकेश अंबानी की रैंकिंग किस नंबर पे है? 2nd नंबर पे है, जबकि 1st नंबर पे जेनसेन ह्योगोंग सीईओ ऑफ नेबिदा के द्वारा यहाँ पे ग्लोबल लिस्ट में टॉप किया गया है। ओके चलिए अब देखते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे परख के बारे में। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के द्वारा इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख लॉन्च किया गया है। तो परख में 2 ए आते हैं, राइट? तो जो 2nd नंबर का ए है उसका क्या मतलब है? तो आपको पूरा परख का मैंने कहा था कि तब भी कहा था कि इसका पूरा फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अपकमिंग एग्जाम में आपको मिलेगा। तो ए का मतलब है यहाँ पे, पहले वाले ए का मतलब है अप्रेजल और सेकंड वाले ए का मतलब है एनालिसिस। तो आइए परख का फुल फॉर्म देखते हैं। परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए। विच स्टेट हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ कांति वेलगू इनिशिएटिव? तो कांति वेलगू इनिशिएटिव जो है वो कौन से राज्य ने इसका सेकेंड फेज शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन डी। केरला लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा एडिशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है? आंसर है 6th एडिशन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेजर एजुकेशन प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस? स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है, जैसे कि दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था इस गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड करना, वैसे ही पंजाब सरकार ने भी यही प्रोजेक्ट शुरू किया है, ऑप्शन डी। मोबाइल गेमिंग इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 में टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन जिनका नाम था ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है। उनकी एज 118 साल थी और अप्रैल 2022 में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया था कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ल्यूसिल रैंडन का रिलेशन कौन से देश से था? शी वॉज फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से बिलोंग करती थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान एंड फ्रांस। जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा शुगर केन क्या है, ये प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।